कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आपने रिसेंटली देखा होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारी सोशल मीडिया गाइडलाइंस इशू किए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। अब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी सैक्ड। गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रीमैच्योर रिटायर भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आपने रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रूल्स फ्रेम किए बाइकैमी के खिलाफ। यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरी शादी करेगा विदाउट गेटिंग द कंसेंट और प्रायर परमिशन ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन ली जाएगी, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब ये रूल्स पहले भी थे, ये रूल्स आज भी है। ये रूल्स आते हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स 1971 के अंडर, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रूल्स, कंडक्ट रूल्स जो फ्रेम किए गए गवर्नमेंट ऑफ जे&के ने, किन के लिए? गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। अब इसमें टोटल 29 रूल्स आते हैं। हर एक रूल को हम अच्छे से जानेंगे, हर एक रूल को हम अच्छे से समझाएंगे। आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है एट द एंड तक। हर एक रूल को मैं अच्छे से समझाऊंगा। सो लेट्स देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 की, तो अगर हम देखें तो ये रूल्स फ्रेम किए गए कब? 1971 में, ठीक है ना। अब टोटल इसमें आते हैं 29 रूल्स, यानी हमें क्या पढ़ने हैं? 29 रूल्स जो आते हैं किसके अंडर? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन रूल्स की, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रूल्स की वायलेशन करेगा, यानी वो इन रूल्स में से 29 रूल्स में से किसी रूल की वायलेशन करेगा, तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन तो होगी ही होगी। साथ ही साथ उसको सजा मिलेगी किस रूल के अंडर है, यह इंपॉर्टेंट है। देखो, सजा तो उसको मिलेगी, पनिशमेंट उसको मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी इसको रूल 30 ऑफ जे&के सिविल सर्विस CCA रूल्स 1956 के अंडर। यानी जो इसमें मेंशन किया होगा ना पनिशमेंट, और वो इस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगी फॉर वायलेशन ऑफ एनी रूल। जो टोटल 29 रूल्स है, अगर उनमें से गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी रूल की वायलेशन की तो उसको सजा मिलेगी, और वो सजा किसके अंडर? रूल 30 ऑफ जे&के सिविल सर्विस रूल्स 1956 के अंडर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम यहां जानने वाले हैं रूल नंबर फर्स्ट। तो ये देखिए, ये है आपका रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सिंपली शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन में हम पहले जानेंगे कि शॉर्ट टाइटल है क्या। इन रूल्स का एक नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया? द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971। यही है शॉर्ट टाइटल। तो रूल फर्स्ट हमें क्या बताता है? रूल फर्स्ट सिंपली बताता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो शॉर्ट टाइटल में हम सिर्फ ये जानेंगे कि रूल्स को कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971, ठीक है ना। अब कमेंसमेंट की बात करेंगे। कमेंसमेंट में हम सिंपली देखेंगे ये रूल्स जब लाए गए, इनकी शुरुआत कब से हुई। तो सिंपली अगर हमें जानना होगा कि इन रूल्स की कमेंसमेंट या ये रूल्स कब से लागू है गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे। देखो यहां पे सिंपली जब से ये पब्लिश किए गए ना गवर्नमेंट गैजेट में इनको पब्लिश किया गया 5 Feb 1971 में। तो सिंपली इट इंडिकेट्स कि ये जो रूल्स है ये लागू है कब से? 5 फरवरी 1971, यानी 5 फरवरी 1971 से रूल्स लागू है गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल भी आपने जाना, कमेंसमेंट भी आपने जाना। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी, यानी किन किन पे अप्लाई होता है।
कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 किन पे अप्लाई होता है? देखो, एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि ये जो रूल्स है ये अप्लाई है हर एक सिविल सर्वेंट पे, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट पे ये अप्लाई है, या पोस्ट पे, जो कि जुड़ा होगा किसके साथ? यूटी के साथ। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी पोस्ट अगर जुड़ा होगा किसके साथ? J&K यूटी के साथ, तो उस पोस्ट पे, उस गवर्नमेंट सर्वेंट पे ये रूल जो है अप्लाई है। ठीक है, ये लागू है। ठीक है, साथ ही साथ लिखा है ये कि ये जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, यानी J&K में जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिनको फाइनेंस कर रहा है फुली गवर्नमेंट ऑफ J&K, जिनको कौन फाइनेंस कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ J&K जिनको फुली फाइनेंस कर रहा है, तो उन पे भी लागू है। तो यहां पे आपने क्या देखा? अप्लाई किन किन पे है? अप्लाई है एक तो उन सिविल सर्वेंट्स पे, उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, या उस पोस्ट पे जो कि जुड़ा होगा किसके साथ? यूटी ऑफ J&K के साथ। और साथ ही साथ इन पे अप्लाई है जो कि मेंबर्स होंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसको फुली फाइनेंस कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ J&K। ठीक है, अब यहां पे एक्सेप्शंस मीन्स सिंपली ये रूल्स किन पे अप्लाई नहीं होते। देखो, ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी मेंबर किस रूल के अंडर आता है? ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1954। यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी कोई भी मेंबर जो कि जुड़ा होगा किसके साथ? ऑल इंडिया सर्विस के साथ, लेकिन किसके अंडर आता है? इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1954, तो उस पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल ऑर्डर निकाला, तो वहां पे मेंशन किया ये रूल जो है अप्लाई नहीं हो गए किसी पोस्ट पे, देन उस गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ भी या उस गवर्नमेंट सर्वेंट पे भी ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंपली यहां तक हमने क्या जाना? यहां तक हमने रूल फर्स्ट जाना। रूल फर्स्ट क्या है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल में क्या हमने जाना कि इन रूल्स को कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971। ये शॉर्ट टाइटल है। कमेंसमेंट सिंपली ये रूल्स है कब से लागू? 5 Feb 1971 से। एप्लीकेशन मीन्स किन किन पे अप्लाई होते हैं? ये हर एक सिविल सर्वेंट पे या पोस्ट पे जो कि जुड़ा होगा यूटी ऑफ J&K के साथ, या हर एक मेंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स जिनको फुली फाइनेंस करेगा गवर्नमेंट ऑफ J&K। अब ये रूल्स उन पे अप्लाई नहीं होते हैं जो कि मेंबर होंगे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1954 के अंडर, या CC कंडक्ट रूल्स 1964 के अंडर जो आते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होंगे। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल ऑर्डर निकाला कि ये जी रूल्स जो ये है ये किसी पोस्ट पे अप्लाई नहीं होंगे, तब ये रूल्स जो है उस पोस्ट पे या उस गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये यहां तक था रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड की ओर जाते हैं। अब रूल नंबर सेकंड, यानी रूल सेकंड जो है वो किससे जुड़ा है? वो डेफिनेशंस के साथ जुड़ा है। यानी रूल नंबर सेकंड में क्या किया गया? यहाँ पे कुछ टर्म्स को डिफाइन किया। अब यूजुअली अगर हम देखेंगे तो 3 टर्म्स जो है आपको याद रखनी है जो जुड़ी है गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ। सबसे पहले गवर्नमेंट, दूसरी बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको कहेंगे, और मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट में से कौन कौन आएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सिंपली मीन्स गवर्नमेंट ऑफ J&K, यानी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट यहाँ गवर्नमेंट का मतलब है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब कोई भी पोस्ट जो अपॉइंट किया गया होगा किसी भी सिविल सर्विस में या किसी भी पोस्ट पे, जो पोस्ट जुड़ा होगा किसके साथ? यूटी के साथ। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम कहेंगे किसी भी पर्सन को जिसको अपॉइंट किया गया। अब अपॉइंट तो इसको किया गया किसी भी सिविल सर्विस में, यानी किसी भी सिविल सर्विस में या किसी भी पोस्ट पे, लेकिन वो पोस्ट किसके साथ जुड़ा होगा? यूटी ऑफ J&K के साथ। ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट यहां पे कहेंगे। और साथ ही साथ अब मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट में कौन कौन आएगा, ये है इंपॉर्टेंट।
देखो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर मेल होगा तो उसकी वाइफ आएगी, अगर फीमेल होगी गवर्नमेंट सर्वेंट तो इसका हस्बैंड आएगा। साथ ही साथ इस गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में ये और कौन आ सकता है, देखो वाइफ हस्बैंड तो ऑलरेडी हमने जाना, लेकिन अगर वाइफ और हस्बैंड सेपरेटेड होंगे देन वो इसकी फैमिली मेंबर में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो फीमेल है, अब वो फीमेल है लेकिन वो उसका जो हस्बैंड है वो सेपरेटेड है, देन जो उसका हस्बैंड है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा इसकी फैमिली में। यही है कहने का मतलब, ठीक है। आगे देखें, आगे इसका गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा इसका सन भी आ सकता है, इसकी डॉटर भी आ सकती है, इसका स्टफ सन भी आ सकता है, इसकी स्टफ डॉटर भी आ सकती है, लेकिन 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 जो होली डिपेंड होंगे इस पे, फॉर एग्जांपल अगर इसका स्टफ सन या स्टफ डॉटर इसकी अगर इस पे डिपेंड नहीं है देन वो इसकी फैमिली में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगर स्टफ सन या स्टफ डॉटर इससे वाबस्ता रखते हैं या इस पे डिपेंड है देन वो इसकी फैमिली में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कि कोई भी अदर मेंबर जो कि जिसका इसके साथ वाबस्ता हो बाय ब्लड, ठीक है ना, या बाय मैरिज, ठीक है ना, किसके साथ, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ या गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो वाइफ होगी उसके साथ, लेकिन वो होली एंड सोली डिपेंड होंगे गवर्नमेंट सर्वेंट पे। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसकी एक सिस्टर है और इसका एक ब्रदर भी है। अब ब्रदर और सिस्टर जो है वो अभी अनमैरिड है, वो होली एंड सोली डिपेंड है किस पे, गवर्नमेंट सर्वेंट पे, देन आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यही गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसकी जो सिस्टर है उसकी शादी हुई है, देन वो सिस्टर कंसिडर नहीं की जाएगी इसकी फैमिली के अंडर, या इसका ब्रदर है उसकी शादी हुई है, अब वो जो ब्रदर है वो इस पे डिपेंड नहीं है देन वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा इसके फैमिली के अंडर, ठीक है। अब यहां तक तो आपने जाना रूल सेकंड क्या कहता है, अब रूल थर्ड के बारे में हम जानेंगे। अब रूल थर्ड पे आते हैं। रूल थर्ड हमें सिंपली बताता है जनरल यानी जनरल की हम बात करते हैं तो जनरल है रूल थर्ड। जैसे कि रूल फर्स्ट में हमने देखा शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, रूल सेकंड में हमने देखी डेफिनेशंस, और रूल थर्ड जो है वो किसके साथ है, जुड़ा जनरल के साथ। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा हर हाल में उसको 3 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या, पहले एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ठीक है। अब दूसरी बात है डिवोशन टू ड्यूटी, तीसरी चीज क्या है, डू नथिंग बिकम ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो डू नथिंग एंड बिकम ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, देखो 3 चीजें हमेशा मेंटेन करनी चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को। पहली बात ये कि उसको हर हाल में एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, यानी ही शुड बी लॉयल टुवर्ड्स हिज पोस्ट, ही शुड बी लॉयल टुवर्ड्स हिज पोस्ट, यानी जो भी उसका पोस्ट होगा उसके लिए उसको लॉयल रहना चाहिए, वही कहलाता है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। और दूसरी बात होती है डिवोशन टू ड्यूटी। अब डिवोशन टू ड्यूटी मतलब होता है ही शुड बी डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, यानी जो भी ड्यूटी उसको असाइन की जाएगी उसको क्या करना चाहिए, उस ड्यूटी को अच्छे से निभाना होगा, यानी डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, ही हैज़ टू डू नथिंग, इसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इसको डिक्लेयर किया जाएगा एज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को हर हाल में क्या करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। क्या क्या, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी जिसको हम लॉयल्टी भी कहते हैं, दूसरी चीज़ ही शुड बी डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, तीसरी चीज़ इसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके लिए इसको क्या किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। एक तो ये 3 चीज़ें, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होंगे, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो होंगे उनको क्या करना है, जो इनके अंडर सबऑर्डिनेट्स होंगे, कौन होंगे, सबऑर्डिनेट्स। अब ये जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होंगे जो इनके अंडर काम करते होंगे यानी सबऑर्डिनेट्स होंगे, इन सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को देखना होगा कि ये जो सबऑर्डिनेट्स है क्या ये इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्या ये डिवोटेड टू देयर ड्यूटीज है,
ये अच्छी तरीके से ड्यूटी निभा रहे हैं, तो ये किसको इंश्योर करना चाहिए? ये इंश्योर करना चाहिए सुपरवाइजरी ऑफिसर को। ठीक है, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक, और साथ ही साथ ये भी कि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर होगा, यही सुपरवाइजरी ऑफिसर जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, ये सुपरवाइजरी ऑफिसर ये भी क्या करना चाहिए, जो भी ये ऑर्डर देगा किनको, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो इसके अंडर काम करते होंगे, वो हमेशा रिटन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटन में होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि सुपरवाइजरी ऑफिसर ऑरल में डायरेक्शन पास करता है किसको? इस सबऑर्डिनेट को, लेकिन ये जो डायरेक्शन पास करेगा सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर से इसकी कंफर्मेशन ले इन राइटिंग में, और सुपरवाइजर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को जो इसने ऑर्डर क्या ऑरल में दिया है, इसकी कंफर्मेशन इसको रिटन में दे। अगर दोनों फेल हुए तो दोनों आते हैं वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स। ठीक है, वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स। कौन सा रूल? रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में आपने क्या जाना? सिंपली गवर्नमेंट सर्वेंट को हर हाल में क्या करना चाहिए? 3 चीजें मेंटेन करनी चाहिए। क्या क्या? एक तो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करनी चाहिए, नहीं शुड मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, लॉयल्टी मेंटेन होनी चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट से। डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, डिवोशन यानी जो इसकी ड्यूटी, जो इसको ड्यूटी असाइन की जाएगी, इसको क्या करना, अच्छे से निभानी होगी। साथ ही साथ इसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इसको डिक्लेयर किया जाएगा एज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और साथ ही साथ सुपरवाइजरी ऑफिसर का ये फर्ज बन जाता है कि जो सबऑर्डिनेट्स इसके अंडर काम करते होंगे, इसको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो इंटीग्रिटी मेंटेन करें, वो डिवोटेड रहे टुवर्ड्स दियर ड्यूटीज। हाँ, ठीक है ना। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सुपरवाइजरी ऑफिसर कैन टेक एन एक्शन। अगर सुपरवाइजरी ऑफिसर ने ये इंश्योर नहीं किया तो सुपरवाइजरी ऑफिसर वायलेट कर रहा है यहाँ पे कंडक्ट रूल, उसके खिलाफ भी एक्शन ली जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ सुपरवाइजरी ऑफिसर जो भी डायरेक्शन पास करेगा वो रिटन में होनी चाहिए। इनकेस अगर ऑरल में होनी चाहिए तो चाहे सुपरवाइजरी ऑफिसर होगा या सबऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों को क्या करना है? दोनों को कंफर्मेशन लेनी है एक दूसरे से। इनकेस बोथ फेल्स तो डिपार्टमेंटल एक्शन ली जाएगी दोनों के खिलाफ, या यूं कहे दे आर वायलेटिंग द कंडक्ट रूल्स। कौन से? 1971। ठीक है, ये था रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 में और एक कंडीशन है। क्या है? कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो इसको प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए अपनी लाइफ में, यानी इसको रिजनेबल, इसको एक स्टैंडर्ड लाइफ जीनी, लाइफ जो है इसको एक स्टैंडर्ड कंडक्ट जो होता है, स्टैंडर्ड बिहेवियर जो होगा अपनी प्राइवेट लाइफ में भी क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ ये बाउंड है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वो जो होता है वो 24/7 मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको अपनी प्राइवेट लाइफ में भी एक रीजनेबल, एक स्टैंडर्ड बिहेवियर जो है मेंटेन करना चाहिए। इसको अपनी बीवी की ओर, अपने बच्चे की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर इसने लापरवाही की तो यहाँ पे भी वो वायलेट कर रहा है कंडक्ट रूल्स। ठीक है, यहाँ पे भी वो वायलेट कर रहा है कंडक्ट रूल्स 1971। यानी इसके लिए इसको क्या किया जाएगा? फॉर नेग्लेक्ट ऑफ हिज वाइफ और फैमिली, इसके लिए क्या डिपार्टमेंटल एक्शन ली जाएगी। और वो भी रूल 30 ऑफ J&K सिविल सर्विस CCA रूल 1956 के अंडर फॉर वायलेशन ऑफ दिस रूल। ठीक है, ये था रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 पे जाते हैं। अब रूल 4 की बात करते हैं तो रूल 4 हमें यहाँ पे बताता है गिफ्ट्स। पहले हम जानेंगे गिफ्ट क्या होता है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर फ्री में उसको ट्रांसपोर्ट मिलेगा, फ्री में इसको बोर्डिंग मिलेगी, फ्री में इसको लॉजिंग मिलेगी, या भी कोई भी सर्विस या कोई भी पेक्यूनर एडवांटेज इसको मिलेगी, लेकिन ये तो इसको फ्री में अगर मिलेगी तो वो गिफ्ट कहलाएगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे। अगर ये इसको फ्री में मिलेगा ना फ्रॉम हिज रिलेटिव, ठीक है, फ्रॉम हिज फ्रेंड या एनी अदर पर्सन जिसके साथ इसकी ऑफिशियल डीलिंग होगी, देन ये गिफ्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि पहले गिफ्ट को समझेंगे। गिफ्ट होता क्या है?
रूल नंबर 4 हमें गिफ्ट के बारे में समझाता है। गिफ्ट में सिंपली अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को फ्री में ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, बोर्डिंग मिल रही है, लॉजिंग मिल रही है, या कोई भी सर्विस या कोई भी ऐसी पैक्यूनर एडवेंट कोई भी सर्विस का वो पैक्यूनर एडवांटेज ले रहा है, ठीक है, लेकिन ये तभी कंसिडर किए जाएंगे गिफ्ट्स जब इसको ये ना रिलेटिव से मिलेंगे, ना ये फ्रेंड से मिलेंगे, ना ये किसी भी पर्सन से मिलेंगे जिसके साथ इसकी ऑफिशियल डीलिंग है। इन तीनों के बगैर जिससे ये चीज़ हासिल करेगा तो ये गिफ्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो गिफ्ट्स मीन सिंपली यहाँ पे कि ये जो है ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग या कोई भी सर्विस जो ये ले रहा है वो ये अगर लेगा किसी भी पर्सन से अदर दैन फ्रेंड, रिलेटिव और द पर्सन जिसके साथ इसकी ऑफिशियल डीलिंग होगी, इनके बगैर जैसे ये लेगा वो कंसिडर किए जाएंगे गिफ्ट्स में, ठीक। आगे जाएंगे और साथ ही साथ कहा गया कि कैजुअल मील, लिफ्ट या अगर किसी भी हॉस्पिटैलिटी का ये फ़ायदा ले रहा है तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे किस में, गिफ्ट्स में, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे रूल के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या उसके फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इसके रिलेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कोई भी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। फिर से मैं समझाता हूँ, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें गवर्नमेंट सर्वेंट और रिलेटिव ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, फ्रेंड ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट या अदर पर्सन, ये चार, गवर्नमेंट सर्वेंट, रिलेटिव ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, फ्रेंड ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट या अदर पर्सन क्या कर सकता है, कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता है। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता है या ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इसके रिलेटिव नहीं ले सकते हैं, इसकी फैमिली भी नहीं ले सकती है, फैमिली मेंबर्स भी नहीं ले सकते, या कोई भी पर्सन जिसके साथ इसकी ऑफिशियल डीलिंग्स है वो भी क्या गिफ्ट्स नहीं ले सकता है। पहली कंडीशन हमें यही बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गिफ्ट नहीं ले सकता है। लेकिन अब कंडीशन है गिफ्ट कहां कहां पे ले सकता है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन पहले क्या बताता है, पहली कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गिफ्ट नहीं ले सकता है, ना कोई रिलेटिव इसके बिहाफ पे गिफ्ट ले सकता है, ना फ्रेंड इसके बिहाफ पे गिफ्ट ले सकता है, ना कोई अदर पर्सन इसके बिहाफ पे गिफ्ट ले सकता है। ये जनरल की बात कर रहा है, जनरल में कह रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट गिफ्ट नहीं ले सकता है। लेकिन अब कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गिफ्ट ले सकता है, वो हम देखेंगे। देखो पहली बात ये कि अगर वेडिंग होगी, एनिवर्सरी होगी, ठीक है, फ्यूनरल होगा या रिलीजियस प्रैक्टिस होगी, यानी ये चार, क्या क्या, वेडिंग होगी, कोई भी वेडिंग होगी, कोई भी इसकी गवर्नमेंट सर्वेंट की एनिवर्सरी होगी, कोई भी फ्यूनरल होगा या रिलीजियस प्रैक्टिस होगी, तब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गिफ्ट ले सकता है। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गिफ्ट नहीं ले सकता है, ना तो इसके फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ले सकते, ना इसके रिलेटिव्स, ना कोई पर्सन जिसके साथ इसकी ऑफिशियल डीलिंग हो सकती है वो गिफ्ट ले सकता है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमें ये बताती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो गिफ्ट ले सकता है, लेकिन कब कब, वेडिंग पे ले सकता है, एनिवर्सरी पे ले सकता है, फ्यूनरल पे ले सकता है और रिलीजियस प्रैक्टिस पे ले सकता है गिफ्ट। लेकिन गिफ्ट ये ले सकता है, लेकिन इसको क्या करना, अगर गिफ्ट का वैल्यू एक्सीड हो, इसको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को। यानी इन ओकेजन्स पे ये गिफ्ट ले सकता है, लेकिन अगर गिफ्ट का वैल्यू एक्सीड हो इस लिमिट से जो मैं बोलने वाला हूं, तो फिर इसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। देखो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वाबस्ता रखता होगा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पोस्ट से, अगर गिफ्ट की वैल्यू 500 से ज्यादा होगा, देन क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड गवर्नमेंट सर्वेंट को रिपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक। अगर क्लास थर्ड पोस्ट से वाबस्ता रखता हो, अगर किससे वाबस्ता रखता हो, क्लास थर्ड पोस्ट से वाबस्ता रखता हो ये गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गिफ्ट की वैल्यू 250 से ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक। अगर क्लास फोर्थ
क्लास फोर्थ पोस्ट से वाबस्ता रखता हो और गिफ्ट की वैल्यू होगी किससे ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, देन इसको इन्फॉर्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे अपने ऑफिस को इन्फॉर्म इसको करना चाहिए, ठीक है। तो गिफ्ट ये ले सकता है, वेडिंग पे ले सकता है, एनिवर्सरी पे ले सकता है, फ्यूनरल पे ले सकता है, रिलीजियस प्रैक्टिस पे ले सकता है, लेकिन अगर वैल्यू एक्सीड करेगी ना क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पोस्ट के लिए 500 से ज़्यादा गिफ्ट की अगर वैल्यू होगी देन इन्फॉर्म करना चाहिए। क्लास सेकंड पोस्ट के लिए, क्लास थर्ड पोस्ट के लिए ये है कि अगर वैल्यू गिफ्ट की ज़्यादा होगी 250 से ज़्यादा, देन ही हैज़ उसको रिपोर्ट करना है, ही हैज़ टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सेम। और 100 से ज़्यादा अगर होगी क्लास फोर्थ में, उसको रिपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये है पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये कि अब वो कंडीशंस को छोड़ के, यानी वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल या रिलीजियस प्रैक्टिस को छोड़ के गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर सकता है, अगर वो गिफ्ट ले सकता है किसी पर्सनल फ्रेंड से, लेकिन उसके साथ उसकी ऑफिशियल डीलिंग ना हो, उसको रिपोर्ट करना है चाहे गवर्नमेंट को अगर वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट जो एक्सीड होगी। इन केस यहाँ पे भी, वहां तो वो वेडिंग, फ्यूनरल इन 4 ओकेजन्स पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है किसी भी फ्रेंड से, लेकिन फ्रेंड के साथ इसकी ऑफिशियल डीलिंग नहीं होगी। तो अगर वैल्यू एक्सीड होगी पहले केस में, यानी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पोस्ट की 250 से ज़्यादा, इसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, ऑफिस को रिपोर्ट करना चाहिए। और क्लास थर्ड पोस्ट के लिए 150 से ज़्यादा, फिर भी इसको रिपोर्ट करना चाहिए। क्लास फोर्थ के लिए 100 से ज़्यादा, फिर भी इसको रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है एनी अदर केस, यानी ऑफिशियल, एक तो फ्रेंड के जिससे इसके साथ ऑफिशियल डीलिंग ना हो, या ओकेजन जो मैंने 4 बोली इनके बगैर। अब तीसरी कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसको परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के बिना जो है, सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के बिना वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर वैल्यू एक्सीड होगी तब 75 इन केस होल्डिंग क्लास फर्स्ट और सेकंड पोस्ट, 25 इन केस होल्डिंग क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ पोस्ट। देखो कहने का मतलब क्या है, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन आपने अच्छे से समझा। कंडीशन फर्स्ट में 4 कंडीशन है, यानी ओकेजन से। कंडीशन सेकंड में अदर देन उस फ्रेंड से अगर देगा जिससे उसकी ऑफिशियल डीलिंग होगी। अब कंडीशन थर्ड पे आपको कंफ्यूजन है कि एनी अदर केस अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये 2 कंडीशंस नहीं होगी, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकता है, अगर नहीं ले सकता है विदाउट द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इसको पहले लेना है, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वैल्यू एक्सीड होगा 75 इन केस ऑफ होल्डिंग क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पोस्ट, 25 इन केस होल्डिंग क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ पोस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रूल था गिफ्ट। अब रूल 5 की ओर जाते हैं। अब रूल नंबर 5 जो है वो है पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस इन द ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो होता क्या है, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस अगर रखी जाएगी किसके ऑनर में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऑनर में, ठीक है ना। अब इस रूल के हिसाब से, इस रूल 5 के हिसाब से क्या किया जाता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, अगर उसके ऑनर में, यानी इसके ऑनर में, यानी ओन ऑनर, ठीक है, या किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में, किसी दूसरे गवर्नमेंट के सर्वेंट के ऑनर में कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन रखी जाएगी जिससे या तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट क्या रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा कोई कॉम्प्लीमेंट्री, या कोई वैलिड डायरेक्टरी एड्रेस रखा जाएगा इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करेगा टेस्टिमोनियल, ठीक है। यानी किसी भी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में अगर कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन रखी जाएगी किसके ऑनर में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऑनर में, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऑनर में या किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखेगा किसी दूसरी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में, ठीक है। वहां पे क्या क्या हो सकता है, या तो वो रिसीव करेगा कोई कॉम्प्लीमेंट्री गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल सकती है,
या तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई वैलिडेटरी एड्रेस रखा जाएगा, या तो गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ पे टेस्टिमोनियल रिसीव करेगा। यही होता है ना यूजुअली जब कोई पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन की जाती है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए, उस सिलसिले में प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी है। यानी कोई भी पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन हेल्ड नहीं हो सकती है इन द ऑनर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की सैंक्शन होनी चाहिए, तभी एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री, या उसके लिए अगर कोई भी वैलिडेटरी एड्रेस रखा होगा या कोई भी टेस्टिमोनियल वो रिसीव करेगा, इसके लिए उसको प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो है रिसीव करना ही होगा। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस है, यहाँ पे एक्सेप्शंस है गवर्नमेंट की सैंक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, यानी गवर्नमेंट की सैंक्शन कहाँ पे उसको नहीं लेनी होगी। वो है, देखो अगर कोई फेयरवेल पार्टी होती है यूजुअली, या फेयरवेल एंटरटेनमेंट होता है इन द ऑनर ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर होता है, ठीक है ना, या उसकी ट्रांसफ़र होती है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर रिटायर होगा या इसकी अगर ट्रांसफ़र हो रही होगी, तो वहाँ पे फेयरवेल एंटरटेनमेंट या वहाँ पे फेयरवेल पार्टीज तो ऑर्गेनाइज की जाती है। वहाँ पे उस सूरत में गवर्नमेंट एम्प्लॉई को क्या सैंक्शन नहीं लेनी है, किससे, गवर्नमेंट से। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है जहाँ पे उसको नहीं लेना है, दूसरा चीज़, ये दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव अरेंजमेंट बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस। अगर कभी कभार क्या होता, कोई पब्लिक बॉडी या कोई इंस्टीट्यूशन क्या करती है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट रखती है जहां, मगर वो अरेंजमेंट जो रखती है किसके लिए, इन द ऑनर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। वहां पे जो ये एक्सेप्ट करता है वो अगर सिंपल होगा और इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट होगा, ठीक है, तो वहां पे भी उसको क्या करना होता है, वहां पे भी उसको ज़रूरी नहीं है कि वो पहले गवर्नमेंट की सैंक्शन ले। अब गवर्नमेंट की सैंक्शन कहाँ पे है, गवर्नमेंट की सैंक्शन सिंपली है जब भी पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन हेल्ड होगी इन द ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, जब वहाँ पे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, कोई कम्प्लीमेंट्री रिसीव करेगा या उसके लिए कोई वैलिडेटरी एड्रेस रखा जाएगा या कोई टेस्टिमोनियल वो रिसीव कर रहा है, तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रॉपर परमिशन लेनी है, प्रायर सैंक्शन लेनी है, किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है। अब एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी या कोई फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट और द ट्रांसफर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है ना, जब वो क्वाइट कर रहा होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उस टाइम उसको ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रायर सैंक्शन लेगा, किसकी, गवर्नमेंट की। और साथ ही साथ अगर वो कुछ सिंपल या इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट जो अरेंज किया होगा पब्लिक बॉडीज़ ने या इंस्टीट्यूशंस ने, तो वहाँ पे भी उसको प्रायर सैंक्शन जो है लेनी नहीं होगी। यानी वहाँ पे भी ये जो है मतलब प्रायर सैंक्शन वहाँ पे एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब ये कंडीशंस हमने पढ़ी या रूल नंबर 5 हमने पढ़ा। अब हम आगे जाएंगे, रूल 6 पे पढ़ेंगे। रूल 6 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन प्राइवेट अंडरटेकिंग एंजॉइंग गवर्नमेंट पैट्रोनेज। देखो क्या होता है, अब रूल 6 यहाँ पे साफ साफ बयान करता है। रूल 6 क्या बताता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन प्राइवेट अंडरटेकिंग। देखो जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, अगर उसका कोई रिलेटिव होगा और वो किस में काम कर रहा होगा, प्राइवेट अंडरटेकिंग के अंडर वो काम कर रहा। देखो इस रूल के हिसाब से अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने इन्फ्लुएंस का, अपने पोजीशन का, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पावर्स का मिसयूज करेगा ना, अपने किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी फैमिली मेंबर को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नौकरी दिलाने के लिए, तो उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। अब ये रूल कहता है, रूल 6 का कहता है, रूल 6 में पहली कंडीशन ये है, या ये रूल 6 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने इन्फ्लुएंस का, अपने पोजीशन का
या अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकता है, चाहे डायरेक्टली की बात हम करेंगे या इनडायरेक्टली की बात हम करें। किसके लिए? टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट और फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन प्राइवेट अंडरटेकिंग। यानी सिंपली कहता है ये कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पावर्स का इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, अपने पोजीशन का मिसयूज नहीं कर सकता है। किस में? किसी भी फैमिली मेंबर को कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नौकरी दिलाने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि जो भी क्लास फर्स्ट ऑफिसर्स होंगे ना, जो भी क्लास फर्स्ट ऑफिसर्स होंगे, उनको क्या करना चाहिए? उनको प्रायर सैंक्शन। अब यहां पे उनको सैंक्शन लेनी है होगी किसकी? गवर्नमेंट की। बिफोर दियर, चाहे उनका सन, बिफोर दियर डॉटर या कोई डिपेंडेंट, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भी डीलिंग करेगा ना, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शन मांगनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो कंडीशंस मैंने बोली। एक कंडीशन ये बोली कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकता है, अपने इन्फ्लुएंस का मिसयूज नहीं कर सकता है किसी भी रिश्तेदार को कहां पे? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नौकरी दिलाने के लिए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन मैंने ये बोली कि क्लास फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफिसर जो होंगे, अगर उनको भी क्या करना पड़ेगा? उनको भी गवर्नमेंट सैंक्शन जो है लेनी पड़ेगी। कहां पे? जहां पे इनका कोई सन अगर होगा या डॉटर होगा या कोई भी डिपेंडेंट होगा, अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा होगा या कोई डीलिंग कर रहा होगा, तो इनके लिए, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है। हो गई दो कंडीशंस। अब तीसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहिए? उसको आगाह करना चाहिए गवर्नमेंट को, यानी इंटीमेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कोई भी मेंबर इसकी फैमिली का अगर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा होगा ना, अगर उसके साथ इसकी ऑफिशियल डीलिंग होगी, अगर इसके साथ इसकी ऑफिशियल डीलिंग होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले ही अपने गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? आगाह करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है, अब इसका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, इसका कोई रिलेटिव है, वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। अब वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट सर्वेंट की क्या है? उस प्राइवेट अंडरटेकिंग से ऑफिशियल डीलिंग है। देन द गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू इंटीमेट द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट को आगाह करना पड़ेगा, यानी वो गवर्नमेंट को आगाह करेगा रिगार्डिंग द सेम कि जी मेरा जो है, मेरा रिश्तेदार इस प्राइवेट अंडरटेकिंग में काम कर रहा है। ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन ये है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे उनको कोई भी जो है shall not award contract to any private undertakings if the member of his family is employed there। यानी अगर उसको लगा कि उसका जो रिश्तेदार है वो किसी प्राइवेट अंडरटेकिंग में काम कर रहा है, तो इस गवर्नमेंट सर्वेंट को उस प्राइवेट अंडरटेकिंग को क्या करना चाहिए? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है। ये है एज पर दिस कंडक्ट रूल। अब ये कंडक्ट रूल क्या बताता है? हम फिर से ये चार कंडीशंस यहां पे मेंशन करेंगे। देखो ये क्या बताता है? पहली कंडीशन ये कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकता है, वो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है अपने रिश्तेदार को किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नौकरी दिलाने के लिए। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि क्लास फर्स्ट ऑफिसर जो होंगे ना, अगर इनके जो चाहे इनका सन होगा या डॉटर होगा या कोई भी डिपेंडेंट, अगर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होंगे ना, देन उनको क्या करना पड़ेगा? प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा इनको। ठीक। और तीसरी कंडीशन ये है इसमें, इस रूल में, वो ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। अगर इनका कोई भी रिश्तेदार किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा होगा ना, और गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल डीलिंग होगी उस प्राइवेट अंडरटेकिंग के साथ, तो गवर्नमेंट को इंटीमेट पहले ही करना चाहिए, जी ये जी हमारा रिश्तेदार ये इस प्राइवेट अंडरटेकिंग में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए उस पब्लिक अंडरटेकिंग को जहां पे उसका रिश्तेदार जो है काम कर रहा होगा। ठीक है। अब आगे जा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रूल नंबर 8 की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग है रूल नंबर 8।
अब रूल नंबर 8 में क्या कहा गया, पहले सुनिए अच्छे से। देखो, रूल नंबर 8 में पहली कंडीशन ये है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है, ना वो शेयर मार्केट में कर सकता है, ना वो स्टॉक मार्केट में कर सकता है। देखो, स्पेकुलेशन मतलब होता है फ्रीक्वेंट परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर्स एंड स्टॉक में, तो वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते हो। फ्रिक्वेंटली मतलब होता है स्पेकुलेशन। और रूल नंबर 8 में पहली कंडीशन ये है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है। स्पेकुलेशन मतलब होता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इंटेंशन ये रहेगी कि मुझे जो है, जो मैं शेयर्स परचेज़ करूँगा मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। वो शेयर्स परचेज़ करेगा, फिर बेचेगा, फिर परचेज़ करेगा, फिर बेचेगा। ये फ्रिक्वेंटली अगर वो परचेज़ एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक करेगा, ये आता है किस में, स्पेकुलेशन में। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है किस में, स्पेकुलेशन करने में, यानी वो स्पेकुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है किस में, शेयर्स या स्टॉक में। जनरली क्या होता है, शेयर मार्केट की बात करें या स्टॉक मार्केट की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है किसके लिए, स्पेकुलेशन के लिए, ठीक है। हाँ, वो अब यहाँ पे क्या कर सकता है, वो शेयर जो है परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन वो ये जो परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स की करेगा ना, वो ओकेजनली करेगा, वो फ्रिक्वेंटली नहीं करेगा। फ्रिक्वेंटली किस में आता है, फ्रिक्वेंटली आता है स्पेकुलेशन में, ठीक है। अब दूसरी बात ये जो वो शेयर एंड स्टॉक परचेज करेगा ना, वो करेगा थ्रू ब्रोकर्स एंड एजेंट्स, यानी डायरेक्टली वो परचेज एंड सेल नहीं कर सकता है, वो थ्रू ब्रोकर्स कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन आपने क्या पढ़ा रूल 8 में, ये कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है किस में, चाहे शेयर मार्केट की बात करेंगे या स्टॉक मार्केट की बात करेंगे या किसी और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है रूल 8 में क्या कह रहा है, रूल 8 कह रहा है कि दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, नो इन्वेस्टमेंट लाइकली टू एम्ब्रास और इन्फ्लुएंस हिम ऑफिशियली इन डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटीज़। देखो, यूजुअली क्या करता है, कोई कंपनी ऐसी होती है जो क्या करती है, जो कुछ शेयर्स रखती है डायरेक्टर्स के लिए, यानी डायरेक्टर्स के लिए शेयर रखती है। अब क्या होता है, ये डायरेक्टर का कोई ऐसा रिलेटिव होता है तो वो जो है वो परचेज करता है शेयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपना जो पावर है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपने पावर को वो मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, अपने इन्फ्लुएंस को, वो अपने पावर को, एक तो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, अपना इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेटिव या किसी भी पर्सन को, क्या करे कि वो उसको मदद करे किस में, शेयर खरीदने में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ और एक कंडीशन ये है, मस्ट नॉट लैंड, बारो और डिपॉजिट मनी टू एनी पर्सन ऑफ अ फर्म हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स। ना तो इसको लैंड करना चाहे, लैंड मीन्स एडवांस देना चाहे, ना तो इसको बारो करना चाहे यानी रिसीव करना चाहे, या ना डिपॉजिट करना चाहे मनी किसी भी पर्सन को या किसी भी फर्म को जहाँ पे इसकी ऑफिशियल डीलिंग होगी। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पे एज पर दिस रूल रिस्ट्रिक्ट किया गया, इसको कहा गया कि आप वायलेशन कर रहे हो रूल की अगर आप क्या करोगे, किसी पर्सन को आप पैसे दोगे या किसी पर्सन से आप पैसे लोगे, ठीक है, या डिपॉजिट आप मनी करोगे किसी मनी में या किसी बैंक में जहाँ पे आपकी ऑफिशियल डीलिंग होगी। यानी जहाँ पे ऑफिशियल डीलिंग होगी ना एक गवर्नमेंट सर्वेंट की, वहाँ पे ना वो तो लैंड कर सकता है, ना बारो कर सकता है, ना डिपॉजिट कर सकता है। ये भी एक कंडीशन है जो रखी है किस में, रूल 8 में, किस मामले में, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बारोइंग में, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे और एक कंडीशन ये है कि आप लैंड नहीं कर सकते हो मनी एट इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे 4 कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है रूल 8 में।
सबसे पहली बात ये कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट में, यानी स्पेकुलेशन मैंने ऑलरेडी बोला कि फ्रिक्वेंट परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक। दूसरी बात ये कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा वो अपना इन्फ्लुएंस या अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहे, किसमें किसी को मदद करे, किसमें शेयर खरीदने में, शेयर परचेज करने में, ठीक है। और साथ ही साथ ना वो उस ऑफिशियल को, ना वो उस फर्म को या किसी पर्सन को जहाँ पे उसकी ऑफिशियल डीलिंग होगी, ना वो वहाँ पे लैंड कर सकता है, ना बोरो कर सकता है, ना डिपॉजिट कर सकता है मनी, और साथ ही साथ मनी लैंड नहीं कर सकता है एट इंटरेस्ट। ये 4 कंडीशंस है किसमें, रूल नंबर 8 में। अब है रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं समझाता हूँ। देखो रिसेंटली क्या हुआ, जीआईडी ने एक ऑर्डर निकाला रिगार्डिंग रूल नंबर 90 से 2 साल पहले। वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा ना, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको क्या करना चाहिए, उसको अपना जो है, जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, उसको प्रॉपर्टी हर हाल में शो करनी है, हर साल थ्रू एक स्टेटमेंट होता है पीआरएस, एक स्टेटमेंट होता है पीआरएस, प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये जो प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट होता है ना, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होगा, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा वो बाउंड है, बाउंड क्या, हर हाल में उसको अपनी प्रॉपर्टी शो करनी है, हर हाल में और हर साल में। कब तक, 15 जैन तक। 15 जैन तक क्या करना होगा, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करनी होगी, अपनी प्रॉपर्टी शो करनी होगी थ्रू एक स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट का नाम क्या है, पीआरएस यानी प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना होता है, ऑनलाइन सबमिट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूल मूवेबल, इवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जुड़ा है किसके साथ, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ। तो इसीलिए मैंने पीआरएस की बात पहले की, प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट, जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्या है, उसको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो शो करनी है थ्रू दिस स्टेटमेंट। और वो कब, 15 जैन तक, यानी हर साल 15 जैन तक इसको ये अपनी प्रॉपर्टी जो है शो करनी होती है थ्रू किस से, थ्रू पीआर से, यानी प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट से। देखो अब हम इस रूल 9 को समझ लेते हैं। ये रूल 9 है क्या बेसिकली। रूल 9 में पहली कंडीशन ये है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब वो अपॉइंट होगा ना, जब उसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी, तो उसको जो भी उसके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे ना, वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ उसको शो करने पड़ेंगे, थ्रू एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट। अब ये एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, पहले गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा सबसे पहले वो क्या करेगा, जब वो अपॉइंट होगा ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो भी उसके पास एसेट्स होंगे या जो भी उसके पास लायबिलिटी होगी या जो कर्जा होगा, तो वो उसको शो करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट में। अब स्टेटमेंट में वो क्या क्या दिखाएगा वो देखिए। पहले जो भी इमूवेबल मतलब सिंपली जो मूव नहीं हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास लैंड होगी, उसके पास बिल्डिंग होगी, ठीक है। अब इनहेरिटेड हो, ओन्ड हो, एक्योर्ड हो या हेल्ड हो बाय हिम ऑन लीज और मॉर्टिगेज, चाहे लीज पे हो चाहे मॉर्टिगेज पे हो, आइदर इन हिज नेम, इन द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स या नेम ऑफ अदर पर्सन, वो इसको शो करनी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दिखाएगा ना, इस एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में पहले ये शो करेगा क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको दिखानी है। साथ ही साथ इसको क्या दिखाना है, शेयर्स दिखाने हैं अगर इसने इन्वेस्टमेंट कहीं से किया होगा, डिबेंचर्स, कैश अगर बैंक में कहीं पे होगा या कहीं पे डिपॉजिट अगर इसने किया होगा, ठीक है ना, वो भी दिखाना होगा। और साथ ही साथ मूवेबल प्रॉपर्टी मीन सिंपली जो मूव करता है होगा, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास कार होगी, ठीक है, चाहे वो इनहेरिटेड हो, चाहे वो ओनर्ड हो या इसने एक्वायर की हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ डेट एंड अदर लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम, जो भी कर्जा होगा ना वो भी ये शो करेगा। तो कहने का मतलब ये है
कि गवर्नमेंट, पहली कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जब अपॉइंट होगा ना किसी पोस्ट पे, तो पहली अपॉइंटमेंट पे उसको क्या करना है, पहली अपॉइंटमेंट पे उसको क्या करना है, एक फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म, उसमें अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिखाएगा, चाहे वो इमेबल होगा या मूवेबल होगा, चाहे इसका डेट होगा, वो सब कुछ शो करेगा ये किस में, इस फॉर्म में। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इस रूल में। देखो, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल रिपोर्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एवरी ट्रांजैक्शन जो इसके नाम पे हो या इसके फैमिली मेंबर के नाम पे हो, अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 1500 इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होल्डिंग क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड पोस्ट। ठीक है। देखो क्या है, मैं समझाता हूँ। हर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना पड़ेगा, एक तो ये प्रॉपर्टी दिखाएगा, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या कर्जा हो, वो तो दिखाएगा किसमें, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न या प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट में दिखाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को या जिस ऑफिस में ये काम करता है वहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी इसके पास होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी इसके पास होगी, अगर इस मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्सीड होता है ना 1500, अगर इस मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्सीड होता है 1500 फॉर क्लास फर्स्ट के लिए, ठीक है, या सेकंड के लिए, क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड के लिए, ठीक, और 750 अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 750 से एक्सीड हो रहा है क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए, तो वो इसको क्या करना है, चाहे इसको वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, चाहे जैसे हमने गिफ्ट्स के सूरत में देखा, तो बिल्कुल वैसे यहाँ भी क्या करना है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्सीड हो रहा है 1500 से ज़्यादा क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड पोस्ट के लिए, और 750 से ज़्यादा किसके लिए, क्लास थर्ड या क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे इसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट करना चाहिए, वो शो करना चाहिए। ठीक है। अब आगे जाएंगे। अब गवर्नमेंट की एक इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग इससे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है स्टार्टिंग में। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन ये है कि प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट अंडर रूल 9 सबसेक्शन 1, अंडर रूल 9(1) सबसेक्शन 1 ये भरना है हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को बिफोर 15 जनवरी एवरी ईयर, यानी 15 जनवरी से पहले पहले हर साल गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहिए, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट भरना होता है। इन केस देखो इसमें क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा वो ये एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं भरेगा, नोटेड, उसकी प्रमोशन नहीं होगी, साथ ही साथ उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्या कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट शो नहीं करेगा या एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फिल नहीं करेगा हर साल, तो उसके खिलाफ ना तो उसकी प्रमोशन होगी और दूसरी उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, हो सकती नहीं बल्कि होगी। ठीक है। आगे रूल नंबर 10 क्या कहता है, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। अब प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है हम जानेंगे। देखो, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा वो ना तो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली एंगेज कर सकता है अपने आप को किसी भी ट्रेड या बिजनेस में विदाउट गेटिंग द प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा उसको लाजमी है उसके लिए क्या करना, प्रायर सैंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट। किसके लिए, अगर वो चाहता है कि मैं एंगेज हो जाऊं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ट्रेड और बिजनेस में। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशन, अगर गवर्नमेंट या अंडरटेकिंग एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या चाहता है, वो चाहता है मैं कि दूसरी एम्प्लॉयमेंट लूँ, दूसरी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहे, प्रायर सैंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बात यह है कैनवासिंग। कैनवासिंग मीन्स सपोर्ट। देखो, अगर आपका फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई फैमिली मेंबर होगा जो ऊन कर रहा होगा, कोई इंश्योरेंस एजेंसी या कोई बिजनेस या कोई कमीशन एजेंसी, ठीक है ना, अब वो कन्वास वो सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो लोगों को नहीं बोल सकता है आप इस इंश्योरेंस का फ़ायदा, आप जाइए इंश्योरेंस कीजिए, यहाँ से आप जाइए
ठीक है ना। आप जाइए, आप ये जो बिज़नेस है, पर्टिकुलर बिज़नेस है, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो लोगों को नहीं बोल सकता है, ठीक है, विदाउट गेटिंग द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कन्वर्सिंग वो नहीं कर सकता है। अब पार्टिसिपेट, अब चौथी चीज़ क्या है, पार्टिसिपेट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कमर्शियल पर्पस। साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन होगी या मैनेजमेंट किसी भी बैंक की, कंपनी की या कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसके लिए होगा, कमर्शियल पर्पस के लिए होगा, विदाउट गेटिंग द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी अब चार कंडीशंस मैंने बोली जहाँ पे उसको प्रायर सेंक्शन गवर्नमेंट की चाहिए। पहली कंडीशन ये, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी ट्रेड या किसी बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा विदाउट गेटिंग द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी कंडीशन ये कि वो दूसरी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है जब तक ना उसको प्रायर सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी। साथ ही साथ अगर इसका कोई फैमिली मेम्बर कोई इंश्योरेंस कंपनी चला रहा है या कोई बिज़नेस चला रहा है या कोई कमीशन एजेंसी चला रहा है, वो लोगों को कन्वर्स नहीं कर सकता है फॉर द सेम विदाउट गेटिंग द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है किस में, रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट में किसी भी बैंक की या कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो किसके लिए होगा, कमर्शियल पर्पज़ के लिए होगा, विदाउट गेटिंग द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे जाएंगे, आगे चीज़ों को और समझ लेते हैं। देखो, अब गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को रिपोर्ट करना चाहे गवर्नमेंट को, एक तो ये, दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट सर्वेंट को रिपोर्ट करना चाहे गवर्नमेंट को अगर कोई भी मेंबर इस गवर्नमेंट सर्वेंट का एंगेज हो किसी भी ट्रेड या बिजनेस में, या कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी ओन करता हो या कमीशन एजेंसी ओन करता हो, वहाँ पे भी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहे, रिपोर्ट करना चाहे रिगार्डिंग द सेम। जी हाँ, मेरा फलानी जो है वो एक बिज़नेस चलाता है, वो एक मैनेज करता है एक इंश्योरेंस एजेंसी, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी मैंने बोला, ना वो एसोसिएट कर सकता है किसके लिए, इन मेकिंग ऑफ स्पॉन्सर्ड मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम, उसमें वो एसोसिएशन नहीं कर सकता है, ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और विदाउट गेटिंग द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई भी वर्क जो होगी चार्टेबल वर्क, ठीक है, गवर्नमेंट कमिशनड प्राइवेट मीडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन, अब देखो यहाँ पे ये थे वो कंडीशंस जहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहे, प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहली कंडीशन ये है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो चाहता है कि मैं डोनेशन करूं, कुछ ऐसा सोशल वर्क करूं जिससे लोगों के बेनिफिट में हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो वहाँ पे उसको क्या है, वहाँ पे सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से। या कोई लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक वर्क करेगा, वहाँ पे भी उसको क्या करना है, वहाँ पे भी प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो है गवर्नमेंट सेंक्शन ऑफ द ये जो है प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे, अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है एज एन एमेचर, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट सेंक्शन की प्रॉपर परमिशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, अब पहले तो हमने यहाँ पे देखा वो पार्टिसिपेट अगर करेगा या रजिस्ट्रेशन करेगा, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट में, विदाउट होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस ऑफ द लिटरेरी, साइंटिफिक, चैरिटेबल सोसाइटी, क्लब और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है ना किन की, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल की, उसमें अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें अगर वो उसमें वो प्रमोट कर रहा है या उसमें क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट की सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था रूल नंबर 10 जो आपने समझा। अब रूल 11 पे जाते
अब रूल नंबर 11 जो है वो है हैबिचुअल इंडेप्टनेस एंड इंसॉल्वेंसी, या यूं कहे इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। अब एज पर द रूल 11, सिंपल है, ये सिंपल है। रूल 11 क्या कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा उसको अपने प्राइवेट अफेयर्स ऐसे मैनेज करने चाहिए वो ना शिकार हो किसका, इंसॉल्वेंसी का। इंसॉल्वेंसी मीन्स वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट्स। अब कभी कभार क्या होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो इंसॉल्वेंसी का शिकार ऐसे होता है, उसने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया होता है, अब वो कर्जा जो है पे नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। अब इंसॉल्वेंसी टर्म है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी टर्म है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये इंसॉल्वेंट पर्सन है, पहली कंडीशन ये बोल रहा है रूल 11 कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा उसको अपने प्राइवेट अफेयर्स ऐसे मैनेज करने चाहिए वो शिकार ना होगा किसका, इंसॉल्वेंसी का या हैबिचुअल इंडेप्टनेस का, ठीक है। अब दूसरी इस रूल में क्या, दूसरी कंडीशन इस रूल में क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होगी फॉर रिकवरी ऑफ अ डेट, यानी वो रिकवर अपना डेट जो वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, इसको इन्फॉर्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है, किस रिगार्डिंग, इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग और हैबिचुअल इंडेप्टनेस के रिगार्डिंग। साथ ही साथ तीसरी कंडीशन ये है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कह रहा है कि ये जो इंसॉल्वेंसी या हैबिचुअल इंडेप्टनेस ये है उन रीजंस की वजह से, उन सर्कमस्टेंस की वजह से जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, देन इसको ये प्रूव करना चाहिए, देन इसको ये प्रूव करना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने रूल 11 में पहली बात ये बोली कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको अपने प्राइवेट अफेयर्स ऐसे मैनेज करने चाहिए वो कभी शिकार ना हो किसका, इंसॉल्वेंसी का या हैबिचुअल इंडेप्टनेस का। और दूसरी बात ये कि अगर इसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होगी फॉर रिकवरी ऑफ डेट, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए इस गवर्नमेंट सर्वेंट को। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कह रहा है कि ये जो इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल इंडेप्टनेस जो हो रही है या जिसका ये शिकार है वो इन सर्कमस्टेंस की वजह से हुई है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, देन ही हैज़ टू प्रूव दैट, ठीक है। अब आगे जाएंगे, अब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस क्या रिगार्डिंग है किसके साथ, इंसॉल्वेंसी के साथ या इंडेप्टनेस के साथ। देखो, व्हेन एन अटैचमेंट ऑर्डर इज टू बी इन्फोर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी शुड डिटरमाइन वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फाइनेंशियल पोजीशन हैज रीच्ड एट अ स्टेज एट विच द कॉन्फिडेंस इन हिम must be diminished and if so consider the question of taking the disciplinary action against him। देखो, अगर गवर्नमेंट को पहले डिटरमाइन करना चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, इस गवर्नमेंट सर्वेंट की, अगर इनको लगा अटैचमेंट ऑर्डर, वो क्या करेंगे, वो अटैचमेंट ऑर्डर इन्फोर्स कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट को और उसके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल एक्शन ली जाएगी, ठीक है। अब हम आगे जाए, रूल नंबर 12 की बात करते हैं। रूल नंबर 12 कहता है अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये रूल कहता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता है कम्युनिकेट, ठीक है ना। अब ये कम्युनिकेट कर सकता है जिसके साथ वो अथोराइज होगा, यानी अगर वहाँ पे भी ऑफिशियल डीलिंग्स होगी और ऑर्डर्स अगर इसके जो सुपीरियर्स इसको ऑर्डर्स देंगे तब ये कर सकता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट रहे कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डायरेक्टली अगर या इनडायरेक्टली उसने क्या किया, कम्युनिकेट की कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किसी भी पर्सन को, तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ क्या किया जाएगा, अंडर रूल 12 उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी फॉर वायलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल 1971। तो यहाँ तक हमने रूल 12 ख़त्म किया। ये था पार्ट फर्स्ट। आई होप
कि आपने हर एक रूल को अच्छे से जाना। आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।